हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और हम यहाँ पर एसएससी का पीवाईक्यूज वाला सेशन हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर आ गए ईयर 2017 पे और हमारा यहाँ पर ब्रिक और ब्रिक मेशनरी वाला जो चैप्टर है हम उसको यहाँ पर एक एक करते हुए कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 2017 से आगे आए हुए सवाल जो कि ब्रिक और ब्रिक मेशनरी से आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में कवर कर रहे हैं। सबसे पहला, द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि अगर यदि मान लो आप लोगों का रेड कलर अगर यदि आप लोगों को मिला है ब्रिक के अंदर तो वो किसकी प्रेजेंस से मिलेगा बताओ जरा। तो देखो ये कंपोनेंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कलर जो है वो कौन देता है, स्ट्रेंथ आप लोगों को कौन देगा, प्लास्टिसिटी आप लोगों को यहाँ पर कौन देगा, ड्यूरेबिलिटी किससे मिलेगी, ये बातें हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अगेन थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ चीजों को कि जो रेड कलर रहेगा, देखो कलरिंग है ना, कलर कोजिंग कंपाउंड जो है ना वो सिंपली बहुत ज्यादा आसान है, चाहे सीमेंट आप लोगों को दे दे या फिर आप लोगों को ब्रिक उठा के दे दे, लेकिन जो कलर कोजिंग कंपाउंड है वो आपका हमेशा रहने वाला है फेरिक ऑक्साइड या फिर आप लोग उसको बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्साइड, है ना। ये कितना मिलाते हैं सर हम? तो ये हम मिलाते हैं 5 से 6% के आसपास। कितना मिलाएंगे? 5 to 6% के आसपास, है ना। ठीक है, तो लाइम नहीं है ना, लाइम नहीं है आपका। मैग्नीज आप लोग नहीं डालते हैं इसके अंदर जो टोटल कंपाउंड डलेंगे वो नाम मैंने आपको बताया हुआ है, सलीम नाम से आपको याद रखना है। दैट मीन्स सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, है ना। आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड जो भी आप लोगों को नाम दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और लास्ट में मैग्नीशिया। ठीक है, ये सिर्फ ये कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर मेजरली यूज करते हैं। इसके अलावा एल्कलीज वगैरह जो छोटे मोटे हैं वो आपको आ सकते हैं, दैट आर अनडिजायरेबल। हम चाहते नहीं है उनको आए, जो हम चाहते हैं सिर्फ इन कंपाउंड्स को चाहते हैं, है ना। इनके अलावा बाकी कंपोनेंट्स हैं थोड़े बहुत आ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी तो उठा के ला रहे हो आप बेसिकली ब्रिक अर्थ बनाने के, है ना। ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी उठा के ला रहे हो तो मिट्टी में थोड़ी बहुत अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिनको आप लोग यहाँ पर एल्कलीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो लाइम आप लोगों को क्या करता है कि लाइम आपको ज्यादा नहीं डालना है ना। लाइम आप लोगों को एक तरह से अगर मैं बताऊं तो श्रिंकेज वगैरह से प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर यदि मैंने कह दिया आप लोगों से ज्यादा अमाउंट में अगर आपने डाल दिया तो ब्रिक को मेल्ट कर सकता है, जिससे उसका शेप आप लोगों का यहाँ पर क्या हो सकता है, अगेन आप लोगों को नहीं मिलेगा, है ना। जो मेल्ट हो जाएगा, मेल्टेड शेप आप लोगों को मिलेगा बाद में बर्निंग के टाइम पे। ठीक है, तो लाइम भी आप लोग नहीं डालते, लाइम आप लोगों का क्रॉस हो जाएगा। सिलिका आप लोगों को क्या देता है? यूनिफॉर्म शेप देता है ना, वो आप लोगों को ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा बात करें मैग्नीज का कहीं रोल नहीं है हमारे ब्रिक के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका आयरन ऑक्साइड 5 to 6% डालते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्ड वे में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो 5 to 6% आप लोग इसको डालेंगे। कलर कौन सा देगा आप लोगों को? तो कलर जो है ये देता है आप लोगों को रेड कलर, है ना। कैसा देता है? प्रॉपर रेडिश कलर देता है ना। रेडिश कलर देता है। कौन सा कलर देता है? रेडिश कलर देता है, एकदम प्यारा रेडिश, है ना। रेड कलर की बढ़िया ब्रिक दिखेगी आप लोगों को। इसके अलावा सर और क्या काम कर सकता है कलर देने के अलावा? तो ये ना ये इंप्रूव करता है इम्परमेबिलिटी को, ये इंप्रूव करता है इम्परमेबिलिटी को, है ना। इम्परमेबिलिटी का मतलब है कि इसके अंदर से एक ब्रिक है ना, देखो इम्परमेबिलिटी किसको कहते हैं? जैसे कि मानो अगर मैंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज लिया है ना, ये फोन मैंने ले रखा है, इस फोन के ऊपर अगर यदि यहाँ पर मैं 2 बूंद पानी डालूं तो आपको पता है, या मैं इस पर पानी डालूं तो आपको पता है इस पानी इस सरफेस से नीचे वाली सरफेस पे नहीं निकलेगा, है ना, यानी कि इम्परमेबल लेयर है। वहीं पे अगर यदि मैं यहाँ पर, आपने चाय छन्नी देखी है, बिल्कुल आपने जो छन्नी देखी है ना, हाँ, उसके अंदर से आप लोग यहाँ पर चाय डालते हो तो आप लोगों को क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पार हो जाता है ना। डेट इज नोन एज और परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी चीज जो है किसी चीज से पास कर सकती है। क्या फ्लो आप लोगों का पास कर सकता है तो वो चीज परमिएबल है, फ्लो अगर यदि पास नहीं कर सकता है तो वो इम्परमिएबल है ना। तो ऐसे ब्रिक जब रखेंगे तो ब्रिक के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो पानी इधर से इधर ना निकले, है ना। तो दैट इज टर्म्ड एज और इम्परमिएबिलिटी। तो इम्परमिएबिलिटी को इम्पार्ट करने का जो काम है वो भी आप लोगों का कौन करता है? आयरन ऑक्साइड करता है। ठीक है, तो इंप्रूव करेगा आप लोगों की इम्परमिएबिलिटी के साथ साथ ये आप लोगों की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा देता है, ये आपकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा देता है। ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता है ना। इसके साथ साथ ये आप लोगों को स्ट्रेंथ भी देता है, ये आप लोगों को स्ट्रेंथ भी देता है टू सम एक्सटेंट।
मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी स्ट्रेंथ जो है आयरन ऑक्साइड ने दी है। मेजर जो स्ट्रेंथ का कंट्रीब्यूशन है वो आप लोगों का सिलिका ही करता है, लेकिन ये भी आप लोगों को स्ट्रेंथ जो है एक सम एक्सटेंट तक आप लोगों को यहाँ पर देता है ना। तो स्ट्रेंथ वाला मामला भी गलत नहीं होगा, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेजर प्रॉपर्टी है आपकी एक हार्डनेस की प्रॉपर्टी, उसको भी इंप्रूव करता है। हार्डनेस मतलब क्या होता है, देखो हार्डनेस और टफनेस इन दोनों नामों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हार्डनेस मतलब होता है किसी भी चीज को स्क्रैच करने के अगेंस्ट, जैसे कि मेरा हाथ है, अगर यहाँ पर मैं इसको स्क्रैच करूंगा ना तो स्क्रैच के अगेंस्ट, एब्रेशन के अगेंस्ट या इसके पेनिट्रेशन के अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पर मैंने इसको रख के इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो इस प्रॉपर्टी को आप हार्डनेस बोलते हैं कि मेरा हाथ कितना हार्ड है कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर पेन का पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, स्क्रैच करूंगा तो वहां पर आप लोगों को घाव नहीं होगा। दैट इज टर्म्ड एज हार्डनेस। ठीक है। टफनेस क्या होती है, टफनेस होती है इंपैक्ट झेलने की कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, अभी तो देखो मैंने सिर्फ पेनिट्रेट किया था या मैंने स्क्रैच किया था, है ना। इसके अलावा अगर मैं इसको इस तरह से इंपैक्ट लगाऊं, है ना, इस तरह से मैं यहाँ पर इंपैक्ट दूं, तो इस इंपैक्ट को झेलने की कि ये टूटे ना, है ना, ऐसा नहीं होगा एक बार में दो टुकड़े हो जाए, है ना, ऐसा नहीं। तो दिस इज द इंपैक्ट। तो इंपैक्ट को झेलने की जो प्रॉपर्टी है दैट विल बी टर्म्ड एज अवर टफनेस। वहीं पे स्क्रैच को झेलने की जो प्रॉपर्टी है दैट विल बी टर्म्ड एज अवर हार्डनेस। तो यहां पर मैं हार्डनेस की बात कर रहा हूं। स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है, हार्डनेस भी बढ़ाती है, यानी कि आप ब्रिक के ऊपर स्क्रैच करोगे ना तो वो प्रॉपर तरीके से एकदम से निकल नहीं जाए सारा, है ना। तो हार्डनेस भी आप लोगों को क्या करती है, ये इंप्रूव करती है हमारी कौन, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों को Fe2O3 लिख के दे देगा डायरेक्टली, है ना, तो आप लोगों को समझ जाना आयरन ऑक्साइड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस पर्टिकुलर सवाल का पहला आंसर डी आप लोगों का यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पहला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। द ब्रिक वर्क दैट इज मेजर्ड इन अ स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, कौन से केस के अंदर आप लोग यहाँ पर ब्रिक वर्क को मीटर स्क्वायर के अंदर मेजरमेंट करेंगे, है ना। अभी देखो ये कुछ हद तक आप लोग देखो तो एस्टिमेशन कोस्टिंग का सवाल है, लेकिन ब्रिक वर्क के बारे में पूछा है तो ये हम ब्रिक के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं ना। आपको एस्टिमेशन कोस्टिंग के अंदर भी इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि हाफ ब्रिक वॉल पोर्शन, है ना, हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क और फ्लैट सोलिंग, है ना। इसी वजह से इसको हमने यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस कर लिया, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेते हैं। तो मेजरमेंट्स के यूनिट्स का आप लोगों को अच्छा खासा ध्यान रखना है ना। अब देखो यूनिट्स का क्या है कि देखो आप लोगों को पता है, ऑलरेडी पता है, आप लोगों को काफी चीजें पता है। जैसे मैं आपसे पूछूं प्लास्टर का मेजरमेंट करना है, तो प्लास्टर का मेजरमेंट कैसे करोगे, आपको पता मीटर स्क्वायर में होगा कि इतनी जगह पे इतने एरिया पे प्लास्टर करना। पेंटिंग का मेजरमेंट कैसे होगा, पेंटिंग तो इस जगह पेंटिंग करनी है तो ये होगा मीटर स्क्वायर के अंदर मेजरमेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और साथ के साथ ही मैं आपको देखूं तो हाइट, सिर्फ दो ही चीजें देख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये लेंथ देख रहा हूँ, ये हाइट देख रहा हूँ, है ना। थिकनेस का मेरे पास यहाँ पर कोई रोल नहीं है, पेंटिंग कर रहा हूँ, नहीं है ना, रोल नहीं है। ऐसा थोड़ी इतना मोटा पेंट लगाना नहीं, मेरे को तो बस क्लियर लगानी है जस्ट, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करता हूँ। वहीं पे अगर यदि आप लोगों को कह दूं मैं कि आप ऐसा करो गड्ढा खोदो एक बड़ा सा, है ना, तो आपको पता है उसकी लेंथ कितनी रहेगी, विड्थ कितनी विड्थ का खोदना है, कितनी डीप खोदना है ना। तो लेंथ विड्थ हाइट तीनों का मामला आपका रहेगा, है ना। तो जैसे कि इसके ऊपर मेरे को पेंट करना है इस जगह के ऊपर, तो आपको पता है यहाँ पर जो है इसकी थिकनेस का कोई रोल नहीं है, आपको सिंपली इसके ऊपर पेंट कर देना है। तो दो ही डायमेंशन काम में ही तो मीटर स्क्वायर मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं कह दूं एक गड्ढा खोदना है तो गड्ढा ऐसा खुदेगा, इस तरह का गड्ढा खोदा आप लोगों ने, ना। तो इस तरह के गड्ढे में आप लोगों को पता है कि आप लोगों की यहाँ पर देखो लेंथ भी काम आ रही है, विड्थ भी काम आ रही है और थिकनेस भी काम आ रही है ना, तीनों डायमेंशन, है ना। तो ये आप लोगों का किसमें, मीटर क्यूब में मेजरमेंट होगा। जनरली ऐसा देखते हैं, ये कॉमन सेंस लगा के देखने वाला तरीका है ना। अब बात आती है सर हमारी ये मेजरमेंट किस में होंगे, बताओ। सोलिंग में आपको बता चुका हूं, सोलिंग इज नथिंग बट जूते का सोल देखा आपने, बिल्कुल वैसे सेम सॉफ्ट सोल होती है। तो आप फाउंडेशन के यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक लेयर ऑफ ब्रिक आप लोगों ने बिछा दी ताकि थोड़ा रेजिस्टेंस अच्छा मिल जाए। तो ये आ जाती है आप लोगों के यहाँ पर क्या है, फ्लैट सोलिंग। सोलिंग आप लोगों को पता है। अब सोलिंग के अंदर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर देखो, ये मैंने कह दिया, ये अब देखो टॉप, एक टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू। ऊपर से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, ऐसे मतलब आप इस तरह से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, अगर ये चीज देख रहे हो तो यहाँ से देख रहे हो, है ना। सोलिंग का मतलब यहाँ पर एक ब्रिक की एक लेयर बिछानी है, एक लेयर बिछानी है।
तो उसमें मेरे को थिकनेस का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, एक ब्रिक लाके रख दूंगा, एक एक ब्रिक का लाके रख दूंगा, है ना। अब थिकनेस की होती तो मेरे को 4 ईंटें रखनी है, 3 ईंटें रखनी है, 5 ईंटें। अब एक ब्रिक में थिकनेस थोड़ी होगी, एक ब्रिक की क्या, एक ब्रिक की जितनी थिकनेस वाली लाऊंगा उतनी थिकनेस हो जाएगी, कम वाली लाऊंगा तो कम हो जाएगी, ज्यादा वाली लाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगी। स्टैंडर्ड साइज ऑफ जो ब्रिक है वो आप लोगों को यहाँ पर जनरली नहीं देखने को मिलता ऑल ओवर दी इंडिया। हर एक जगह जाओगे अलग अलग साइज की ब्रिक देखने को मिलेगी, आप कहीं भी जाके देख लो 190 to 90 की ब्रिक आपको नहीं मिलेगी, ये आपने स्पेसिफाई कर रखा है बस, है ना। देखो अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। आपने एक ब्रिक रखनी है और एक ब्रिक रख के पूरा मामला सेट कर देना है, यानी कि आप लोगों को ये देखना है कि सर कितनी आप लोगों को यहाँ पर विड्थ पे रखनी है और कितनी आप लोगों को यहाँ पर इस पे रखना है ना, लेंथ पे रखना है। बस यही आप लोगों को देखना है, और कुछ देखना है क्या? और कुछ नहीं देखना आप लोगों को, है ना। तो दो ही आप लोगों के मेजरमेंट है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ब्रिक रख देनी है, ये ब्रिक रख देनी है, ब्रिक टूटी हुई ब्रिक हो कैसी ब्रिक हो बस आपको डायरेक्टली रख देनी है बस, है ना। ये हो गया सब, ये हो गया सब, है ना। ये ब्रिक रखिए और ये बन गया आपका मामला सेट, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट किस में होगा? सोलिंग का मीटर स्क्वायर में। दिस इज दिस सोलिंग हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं, डायग्राम समेत मैंने आप लोगों को समझाया, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है आपकी हाफ ब्रिक वॉल और द पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल क्या होती है बताओ? पार्टीशन वॉल ये वो वाली वॉल होती है, देखो एक तो वॉल होती है कि आप लोग है ना, ये लेट मी से दिस इज योर ब्रिक, लेट मी से दिस इज योर ब्रिक, है ना, दिस इज योर ब्रिक, है ना, ठीक है। अब आप सामने हो, ठीक है। अब मैं ब्रिक को इस तरह से भी रख सकता हूं, आप लोग इस तरह से ब्रिक लगाई और इस तरह से ब्रिक रख रहा हूं, अगली यहां, इस तरह से मैंने एक वॉल बना दी आपके और मेरे बीच में, बना दी, ठीक है। एक वॉल हो सकती है इस तरह से बना दी, ठीक है। तो इस तरह की जो ब्रिक थी, देखो एक ब्रिक है ना, इस एक ब्रिक की अगर यदि यहां पर मैं बात करूं, वन ब्रिक थिक को पता है क्या बोलते हैं? देखो यहां पर ना हाफ ब्रिक वॉल का मतलब है कि आपने इस तरह से रखा है ब्रिक को, ठीक है, समझ में आ गई बात। और जो अगली ब्रिक रखी है इस तरह से रख दी, इस तरह से अगर वॉल बनाई है जिसमें आप लोगों को ये वाला पार्ट दिख रहा है, जिसको स्ट्रेचर पार्ट बोलता हूं, स्ट्रेचर पार्ट, है ना। देखो ये जो ब्रिक है आप लोगों की, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया ही हुआ है ना। मैशनरी की जब भी बात करेंगे तो क्या होता है, दो पार्ट आपको दिखते हैं, एक पार्ट जो बड़ा वाला है इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, जो छोटा वाला पार्ट है उसको हेडर बोलते हैं। अगर मैंने स्ट्रेचर रख के इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको रख के ये बनाया है तो इसको स्ट्रेचर वाला पार्ट कहते हैं, है ना। एक बना सकता हूं मैं वॉल इस तरह से पहली ईंट यहां रखी है, दूसरी ईंट वहां रखी है, ये लो साहब बना दी, ठीक है। ये दूसरी वॉल है ना, ठीक है। तो ये जो अब देखो इन दोनों की थिकनेस ना, वॉल की थिकनेस अलग आएगी। देखो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, इसकी थिकनेस कम आएगी और इसकी थिकनेस ज्यादा आएगी। विद मोटार बात करूं मैं तो देखो इसकी थिकनेस आएगी आपकी 10 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इंजीनियरिंग टर्म के अंदर देखो नीचे वाले को मिटा देता हूं मैं ना, ये काम का नहीं है हमारा, ये तो आप लोग समझ चुके हैं ना। जो काम की चीजें सिर्फ काम के डायग्राम है वही आप लोगों को यहाँ पर रखेंगे अपन लोग, है ना। देखो हाँ अब देखो, तो यहां पर जो 20 सेंटीमीटर की थिकनेस है इसको आप लोग बोलते हैं वन ब्रिक थिक, वन ब्रिक थिक, ठीक है। अब ये कह रहा है हाफ ब्रिक थिक, है ना। तो हाफ ब्रिक वॉल का मतलब है आपने ईंटों को ऐसे रखा है, ठीक है। क्या कोई और तरीका है जिससे आप हाफ ब्रिक थिक वॉल्स बना सकते हो? नहीं, सीधा एक सिंगल ईंट को रखा ना तो आपका कोई मतलब नहीं है ना। तो मैंने बोला आपको सिंगल ईंट की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर उसके एक डायमेंशन खा जानी है, क्योंकि जितनी एक ब्रिक की जितनी ये होगी ना, आप लोगों की एक ब्रिक की जितनी ये थिकनेस होगी ना इस तरह से, तो वही आप लोगों की रहने वाली है, ठीक है, वही आप लोगों की इसमें रहने वाली है ना। जबकि अगर इसके अंदर बात करूं तो इसमें हो सकता है दो एक स्ट्रेचर ऐसा लगा दूं। 20 में मेरे पास ऑप्शन है कि एक ऐसा लगा दूं, एक ऐसा लगा दूं, है ना। 10 का ये ऐसा लगा दूं और फिर 20 की बना दूं, है ना। ऐसे ही एक तो ऐसे बना सकता हूं, ऐसे एक दो ऐसे रख के बना सकता हूं, है ना। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास, यहाँ ऑप्शन नहीं है। जहां ऑप्शन नहीं है वहां एक डायमेंशन खा जाया करो आप, है ना। तो यहां पर जो इसका मेजरमेंट है पार्टीशन वॉल का, ये मीटर स्क्वायर में इसीलिए लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि एक डायमेंशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको डायमेंशन स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ईंटों को दो तरह से रखा जा सकता है, ऐसे भी रखा जा सकता है, दो ऐसे भी रखा जा सकता है, तब भी 20 सेंटीमीटर की वॉल बन जाएगी। तो ये जो है इसका मेजरमेंट मीटर क्यूब में करेंगे आप लोग,
जहां पर 2 मीटर रखने की बात है वहां पर मीटर क्यूब में चले जाओ। तो सिर्फ पार्टीशन वॉल का या हाफ ब्रिक वॉल का जो मेजरमेंट है ये आप मीटर स्क्वायर में करते हैं, अदरवाइज सारे मीटर क्यूब में चलेंगे आपके। समझ में आ गई बात? इजी शब्दों में समझ लो, नहीं समझ में आई तो इतना याद रख लो कि जो हाफ ब्रिक थिक वॉल है या जो पार्टीशन वॉल है, देखो ये वाली वॉल ना सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन करने के लिए लगाते हैं, लोड को बेयर करने के लिए नहीं लेते हैं हम लोग, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2 जगह पे पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन के लिए एक छोटी सी ब्रिक की वॉल बनाती है ना। तो पार्टीशन वॉल जो है ये आप लोग यहां पर इसको मीटर स्क्वायर के लिए करते हैं। अब बात आ जाती है आपकी हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क की। अब सर ये हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क कुछ समझ नहीं आया, सर क्या होता है हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क? देखो अभी समझ में आएगा। इस तरह की डिजाइन देखी है आपने? देखी होगी, ऑब्वियस बात है, उसमें नया क्या है ना। डिजाइन तो सर सारी देखी हुई है हमने, है ना। देखो तो इस तरह की डिजाइन तो देखी ना आपने, इसको बोलते हैं हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क। हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क का मतलब है कि आप एक डिजाइंड वे में आप लोग यहाँ पर चीजें प्रिपेयर कर रहे हो। तो जब डिजाइनिंग वे में इस तरह से चीजें प्रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क। हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क। और हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क जो है ये जो है इसका मेजरमेंट भी आप लोग मीटर स्क्वायर में करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने वो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में होता है, ये मीटर स्क्वायर में होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सारा का सारा ब्रिक वर्क है ना वो मीटर क्यूब में चलता है आप लोग, है ना। सो ब्रिक वर्क जिसको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करेंगे वो ये सारे ही ऑप्शन मेरे करेक्ट है। तो डी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हनीकॉम्बिंग ब्रिक वर्क होता है जिसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट करते हो आप लोग। ये ना हम लोग क्यों बनाते हैं मैं बता देता हूं आप लोगों को। किसी जगह पे आपको एक विंड प्रोटेक्शन आप लोगों को चाहिए होता है कहीं पे, वहां पर आप लोग यहाँ पे जनरली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे को कहीं पे विंड वगैरह से बचाना है सिर्फ चीजों को, जैसा थोड़ा बहुत विंड वगैरह से बच जाऊं, इसके लिए मेरे को एक बनानी है। और या फिर थोड़ा सा आप लोगों को ऐसी जगह है जहां हल्का सा वेंटिलेशन भी चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत ज्यादा हवा आती है तो उससे थोड़ा बचाना भी है ना। मतलब सी साइड के आसपास आप देखोगे ना, सी साइड के आसपास जो घर बने रहते हैं उनके अंदर या थोड़ा वेंटिलेशन आप लोगों को देना, ऐसी वॉल बनानी है। या फिर थोड़ा सा बहुत से लोग ऑर्नामेंटल वर्क के लिए बना देते हैं कि सब थोड़ा सा प्यारा लगेगा, है ना, घर थोड़ा दिखने में एस्थेटिक थोड़ा सा अच्छा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिए, सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक वॉल को जिनको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करना है उनकी थिकनेस कितनी होती है। तो मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, आप लोगों से जनरली पूछेगा ही पूछेगा, है ना। जैसे कि 1 ब्रिक थिक, ये लिख लो आप, है ना, एक साइड में लिख लेना 1 ब्रिक थिक। तो 1 ब्रिक थिक का मतलब है 20 सेंटीमीटर की वॉल है ना। अगर आपसे कह दे हाफ ब्रिक थिक तो इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर की वॉल है। अगर आपसे कह दे 2 ब्रिक थिक तो आपको पता होना चाहिए 40 सेंटीमीटर की वॉल है ना। अगर आपसे कह दे 1.5 ब्रिक थिक, 1.5 ब्रिक थिक तो इसका मतलब है 30 सेंटीमीटर की वॉल है ना। ये कुछ वैल्यूज है जो आप लोग लिख के रखे ऑलरेडी, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछता है वो, है ना। कभी कभी पार्टीशन वॉल नहीं देता, जैसे यहां तो उसने पार्टीशन लिख दिया है ना, पार्टीशन से आपको समझ आ रहा है पार्टीशन करने के लिए वॉल लगा रहा हूं, उसमें मीटर स्क्वायर का मेजरमेंट है बेसिकली, है ना। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से पूछेगा ना वो पार्टीशन नहीं लिख के देगा, हाफ ब्रिक, 1 ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक, तो आपको पता होना चाहिए। और 3-4 बार लिखोगे तो आपको एक बार दिमाग में सेट हो जाती है बात, है ना। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। Which of the following is good for making the bricks? Which of the following is a good for making the bricks? देखो मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मिट्टी लेके आ जाते हैं आप लोग, मिट्टी लेके आ जाते हैं, नदी के पास से मिट्टी ले आते हैं। तो बेसिकली मैं नदी के पास की मिट्टी की बात कर रहा होता हूँ, उसका मतलब है सीधा सीधा मैं क्ले की बात कर रहा होता हूँ, है ना। जो क्ले कंपोनेंट है इसमें सिलिका जो है हाई रहता है, ठीक है, सिलिका हाई रहता है। और सेकंड कंपोनेंट आपका एल्यूमिना रहता है, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिना जो है प्रॉपर अमाउंट में रहते हैं इसके अंदर, है ना। सिलिकेट सोइल के अंदर सिर्फ सिलिका रहेगा, एल्यूमिना नहीं रहेगा। आपको क्या चाहिए, मेजर कंपोनेंट आपके सिलिका और एल्यूमिना है। सिलिका लगभग आपको 50 से 60% चाहिए और सेकंड मेजर कंपोनेंट है आपका 20 से 30% आपका एल्यूमिना, है ना। अब ये दोनों के दोनों जो है क्ले में मिलते हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीजें भी आपको मिली जाती है,
और आपको मिलाने की जरूरत पड़ती है थोड़ा बहुत, तो मिला लेते हैं, थोड़ा बहुत केमिकल मिला देते हैं, थोड़ी दूसरी मिट्टी मिला देते हैं जिसके अंदर सेम अच्छे अमाउंट में वो केमिकल्स मौजूद रहते हैं ऑलरेडी, है ना। मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों को ब्रिक के लिए सबसे बढ़िया आपको पूछे सबसे सूटेबल कौन सी चीज है, तो आपको सबसे सूटेबल चीज मिलेगी वेदर्ड क्ले। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो क्या है कि आप जब उठा के लेके आएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन चाहिए होता है कि सर उसमें लाइम इस रेंज में हो, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% के आसपास, है ना। तो वैसे तो क्ले के अंदर मिल जाता है सब कुछ, लेकिन अगर नहीं मिलता तो दूसरी कोई मिट्टी जिसके अंदर वो केमिकल कंपोनेंट मौजूद है वो आके इसमें मिला दो, या तीसरे तरीके से आप लोग थोड़ा बहुत केमिकल खुद से भी मिला सकते हैं, है ना, वो भी तरीका है। पर वैसे बेसिकली तो देखो मिट्टी में मिट्टी मिला के आप लोग काम कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके लिए जो बेसिकली जो सबसे बढ़िया चीज है ना वो है आपकी क्ले। क्ले सबसे अच्छा है। क्ले आप लोगों के यहाँ पर क्ले के अंदर ऑलरेडी ये दोनों कंपाउंड बड़े अच्छे अमाउंट में मौजूद रहते हैं, बाकी थोड़ा बहुत परसेंटेज है वो आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे बेस्ट तरह की जो ब्रिक के लिए क्ले है वो है दैट इज द वेदर्ड क्ले। वेदर्ड का मतलब होता है सूखी हुई, है ना, सुखा के आप क्ले को सुखा के लेके आओ। वो क्यों करता है वो आगे बताऊंगा मैं आपको, यहां पर बताऊंगा। देखो, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर विद अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नॉन एज, क्या कहते हैं बताओ जरा, इस वाले पर्टिकुलर सवाल का आप लोग जवाब दें, बताओ। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नॉन एज। अब देखो सबसे पहले तो आप लोग प्रोसेस समझे, सबसे पहले तो आप लोग प्रोसेस समझे, उस प्रोसेस के बाद आपको समझ में आएगी कि ये मैं कह क्या रहा हूं। देखो टोटल मिला के 4 स्टेप में पूरा काम होता है। पहली स्टेप देखो ब्रिक कैसे बनेगी, स्टेप बता रहा हूं, ब्रिक कैसे प्रिपरेशन होती है आप लोगों की पूरी ब्रिक बनाने की, है ना। सबसे पहला स्टेप आप लोगों का रहता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आप लोगों कुछ स्टेप्स है ना। सेकंड नंबर पे आप लोगों का यहां पर जो स्टेप चलता है, देखो पहले तो आप लोगों ने क्या कर दिया, प्रिपरेशन करना है आप लोगों को सॉइल के। सॉइल का मतलब यहां पर है वो सॉइल जो कि ब्रिक बनाने के अंदर काम में लेंगे। तो यहां पर इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ लिख देता हूं, ठीक है। ब्रिक अर्थ का प्रिपरेशन करता है। सेकंड नंबर पे आप लोगों का यहां पर रहेगा मोल्डिंग। थर्ड नंबर पे आपका रहेगा ड्राइंग, और चौथे नंबर पे आपका रहेगा बर्निंग। ये प्रॉपर प्रोसेस चलेगा। देखो पहले तो आप मिट्टी लेके आओगे, मिट्टी को बनाओगे प्रॉपर तरीके से, फिर उसको मोल्ड के अंदर डालोगे, मोल्ड के अंदर डाल के मोल्ड को थोड़ा सा सुखाएंगे, सुखा के आप लोग जला देंगे। इस तरह से ईंट बनती है। सिंपल शब्दों में मिट्टी लेके आए, मिट्टी मतलब मिट्टी की प्रिपेयर की आप लोगों ने, जिस मिट्टी से आप लोग बनाने वाले उसको मोल्ड के अंदर डाला, सांचे में डाला, सांचे के अंदर अब गीला रहेगा शुरुआत में, तो थोड़ा सा सुखाया, सुखा के आप लोगों ने बर्न कर दिया। ये प्रॉपर प्रोसेस है। अब इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स है आपके कि ब्रिक अर्थ को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कैसे, सबसे पहले तो आप लोग मिट्टी लेके आएंगे, हाँ मिट्टी लेके आएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो मिट्टी लेके आएंगे, तो जैसे मैं गया साइड पे गया, वहां से कह दिया यहाँ से मेरे को क्ले उठानी है ना, वहां से मेरे को क्ले उठानी है ना, वहां की मिट्टी अच्छी है। तो जो क्ले लेने आऊंगा तो क्ले सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मैं ऊपर वाला मामला नहीं लेके आता। जैसे मान लो ये सोइल है, इस जगह पे ये सोइल की लेयर है, यहाँ पर है ना ग्राउंड लेवल है, तो मुझे पता है ऊपर ही ऊपर जो है ना, ऊपर ही ऊपर वाली जो भी क्ले वगैरह जो भी मौजूद रहेगी उसमें पत्ते, पत्थर, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मौजूद मिलेगी, है ना। छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, स्टोन वगैरह, पेबल वगैरह, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज आपको देखने को मिलेगी, है ना, ऊपर ही ऊपर वाली सोइल, है ना। तो ऊपर से थोड़ी सी सोइल में यहाँ पर हटा देता हूँ, पहले हटा देता हूँ। कितनी हटा देता हूँ, लगभग 20 सेंटीमीटर तक की सोइल आप लोग हटा देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अनसोइलिंग। अनसोइलिंग का मतलब है आप लोग ऊपर वाला मामला हटा देते हैं जिसके अंदर बेकार चीजें मिलने वाली है आपको, है ना, जिससे आप लोग जो सोइल अचीव करें वो आप लोग जिसके अंदर टेबल्स थोड़े कम रहें, वेजिटेटिव मैटर कम रहे, फूल पत्ते वगैरह कुछ आए ना, है ना, ऐसा बचाने की कोशिश करते हैं। सारे तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ऊपर का 20 सेंटीमीटर का हटा देंगे तो मैक्सिमम चीजें हट जाएगी, है ना। इसको हटाने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खोद के मिट्टी निकाल लेते हैं, हाँ। अनसोइलिंग करने के बाद आप लोग यहाँ पर खोद के मिट्टी निकाल लेते हैं। तो दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज अवर डिगिंग। निकाल लिया, बिल्कुल। अब देखो, अब मिट्टी निकाल के लाए, मिट्टी गीली है, ठीक है।
आप लोगों को बनाना होता है होमोजीनियस मिक्स, ठीक है। गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी को होमोजीनियस मिक्स नहीं बनाया जा सकता है ना, तो उस मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लेते हैं आप लोग। उसको सुखाने का फायदा ये है कि देखो उसको सुखाएंगे ना तो सुखाने के बाद क्या मिट्टी को आपस में से मिक्स करने में बढ़िया आसानी रहती है ना। तो आप लोग उसके बाद करते हैं वेदरिंग, सुखाने का। या अगर मान लो कोई दूसरी मिट्टी मिलानी है एक मिट्टी में, तो गीली मिट्टी में दूसरी गीली मिट्टी आप लोग मिलाना टफ काम है। तो पहले मिट्टी को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद आप लोग उसके अंदर क्या करते हैं, अगर कोई केमिकल कम पड़ रहा है तो उस हिसाब से दूसरी सोई मिलानी है आपको, या दूसरी सोइल नहीं मिलानी, कुछ छोटा मोटा केमिकल मिलाना है आपको, तो वो आप लोग उसका केमिकल कंपोजिशन सेट करने के लिए, बराबर करने के लिए आप लोग यहां पर ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, ठीक है। मिक्स करते हैं आप लोग चीजों को ताकि आप लोगों का केमिकल कंपोजिशन आप लोगों के वो आ जाए, है ना, आपके अनुसार आ जाए, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। दैट इज टर्म्ड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब कुछ नहीं, मिक्सिंग करना है आप लोगों को केमिकल कंपोजिशन को ठीक करने के लिए, ठीक है, आसान शब्दों में। ब्लेंडिंग करने के बाद आप लोगों की यहां पर प्रोसेस चलती है, दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज टेम्परिंग। क्या? टेम्परिंग। टेम्परिंग के अंदर आप लोगों को यहां पर टेम्परिंग प्रोसेस है। टेम्परिंग का मतलब होता है, सीधा सीधा आप लोगों को यहां पर मैं बताऊं तो टेम्परिंग मतलब है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आप लोगों को यहां पर करनी है, और उस प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को यहां पर स्टिफ मास बनाना है, और वो मास आपका होमोजेनियस भी होना चाहिए और साथ के साथ प्लास्टिक भी होना चाहिए। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब है कि आप लोग यहां पर मिट्टी का फाइनल प्रोसेस करके आप लोग यहां पर प्रॉपर तरीके से मिट्टी को प्रिपेयर करके दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ब्लेंडिंग कर दी। ब्लेंडिंग देखो, सूखी क्ले के अंदर आप लोगों ने दूसरी सूखी क्ले मिलाई, अब उसको आटे की तरह गूंथ के आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर करके आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आटे की तरह गूंथ के प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी के साथ, ताकि वो मिक्स भी होमोजीनियस बन जाए, वैसी आप लोगों को क्ले देनी है आप लोगों को, यानी कि प्रॉपर ब्रिक बना के आप लोगों को फाइनल प्रोसेस कंप्लीट करके देना है। इसको बोलते हैं टेम्परिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग यहाँ पर टेम्परिंग। तो देखो, अब देखो टेम्परिंग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर बनाना है प्रॉपर तरीके से होमोजेनियस मिक्स। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां से वेदर्ड क्ले उठाई, देखो वेदर्ड क्ले है, उसके अंदर जो भी केमिकल कंपोजिशन था वो ठीक किया। उसको ठीक करने के बाद आप लोगों ने उसके अंदर क्या करना है, पानी मिलाना है। पानी मिला के आप लोगों को आटे की तरह गूंथ देना है, ठीक है। तो यहां पर ना टोटल मिला के ऑपरेशन चलेंगे। अब देखो ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन है कि आप लोगों ने यहाँ पर पानी मिलाया, और जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ पे मिला के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अदर इंग्रेडिएंट, वाटर और मिक्स वगैरह ये सब मिला के आप लोगों ने रखा है, ठीक है। उसके बाद उसको आप लोगों को गुथना पड़ेगा। उस गुथने वाले ऑपरेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर प्रेस करेंगे, आप लोग उसको स्ट्रेच करेंगे, और जो भी गुथते हैं आटा गुथते हुए तो देखा ही है ना आप लोगों ने, बिल्कुल। तो पैरों से ये काम करते हैं आप लोग, है ना। तो इस ऑपरेशन को आप नीडिंग बोलते हैं, है ना, इस ऑपरेशन को नीडिंग बोलते हैं, और नीडिंग जो है टेम्परिंग के अंदर ही आता है आप लोग, है ना। तो टेम्परिंग का मतलब तो क्या है, टेम्परिंग का मतलब है आप लोगों को पानी वानी मिला के प्रॉपर तरीके से मिक्स करके, प्रेस करके, फोल्ड करके, सारा कुछ कर आके आपको फाइनल में आप लोगों को यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल प्रिपेयर करके देना है, जिससे आप लोग ब्रिक बनाएंगे, ठीक है। अब इस ऑपरेशन के अंदर आप लोगों का नीडिंग इंक्लूड रहता है। क्या रहता है? नीडिंग इंक्लूड रहता है। तो नीडिंग के अंदर आप लोग आता है कैसे आप लोग उसको प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, वही जैसे आटा गुथा होगा आप लोग ना, प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, वापस इस तरह से स्ट्रेच करेंगे क्ले को, है ना, वैसे करके आप लोग यहाँ पर नीडिंग ऑपरेशन करेंगे, है ना। और टेम्परिंग का मतलब है इसके अंदर पानी वानी मिला के आपको फाइनली बना के आप लोगों को स्टिफ मास बनाना है ना। तो ये आपका मेजर टर्म होगा, इसी के अंदर आप लोग का नीडिंग चलता है ना। नीडिंग जो है पैरों से किया जाता है ना, तो इसको नीडिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर यदि आप लोग पगमिल का यूज कर लें, जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा ब्रिक बनानी है ना, तो अब ऐसा तो है नहीं पैरों से करेंगे सारा काम, है ना, पैरों से नहीं करेंगे। तो इसी के लिए आप लोग यहाँ पर अगर लार्जर वर्क्स करने हैं आप लोगों को, तो पगमिल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? पगमिल का। तो इसी ऑपरेशन को आप लोग यहाँ पर पगिंग कह देते हैं, जो नीडिंग आता है वही पगिंग आ जाता है ना। तो याद रखना कि नीडिंग के अंदर आप लोग प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जैसा कि आप लोग करते आए, है ना, प्रॉपर तरीके से। इस ऑपरेशन को बोलेंगे नीडिंग। टेम्परिंग ये पूरा ऑपरेशन है जिसके अंदर आप लोग पानी मिलाने से लेके प्रेस फोल्ड करके ये सारा काम करके फाइनल मटेरियल निकाल के दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्या पूछ रहा है, ये प्रेस फोल्ड करने की नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि सब प्रोसेस कर रहे हो मिक्स करने के लिए क्ले को, वाटर को और इंग्रेडिएंट्स को, जिससे आप लोग यहाँ पर आगे का काम करेंगे। अभी प्रेस फोल्ड नहीं किया आप लोगों ने ना, तो इस ऑपरेशन को मैं यहाँ पर मेजर टर्म दूंगा, दैट इज द टेम्परिंग, ठीक है। यहाँ पर नीडिंग इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसने प्रेस्ड फोल्ड स्ट्रेच के बारे में बात नहीं की है इसने, है ना, इसलिए मैं यहाँ पर नीडिंग नहीं दे रहा, नाम है ना। और पगिंग जो है पगमिल में करते हैं, इसीलिए इसको पगमिल कहते हैं, है ना। देखो पगिंग, पगमिल,
और देखो कैसा निकल के आता है मैं आपको बता देता हूँ। पग मिल वाला थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम आप लोग चाहे तो देख लें कैसी क्ले निकल के आती है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देखें, ये देखो ये है आप लोगों की क्ले की प्रिपरेशन। इस तरह की क्ले आप लोगों को निकल के आएगी ना, यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरह की क्ले आप लोगों को यहाँ पर बन के आती है। ये काम चल रहा है देखो, है ना, गुथ रहे हैं यहाँ पर आटे की तरह, ठीक है। तो यही आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले अनसोइलिंग करेंगे, डिगिंग करेंगे और इसके बाद टेम्परिंग के अंदर ये सारे ऑपरेशन है। जिसमें आप टेम्परिंग तो पूरा ही है ना, कि मिक्स करना है आप लोगों को क्ले को, पानी को, ये सारा, उसके बाद प्रेस फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, सारा कुछ करके और लास्ट में आपको स्टिफ मास बनाना है जो कि प्लास्टिक भी हो थोड़ा बहुत, है ना। तो वो स्टिफ मास जो कि समहाउ प्लास्टिक हो, इसका मतलब है सीधा सीधा कि आप लोग यहाँ पर ऐसी आप लोग यहाँ पर इस तरह से वो बनाएंगे कि आप लोगों का ये जो है ना टूटे नहीं आराम से। मतलब ऐसा नहीं हो कि डिफॉर्म हो जाए आप लोग, ये जो आप लोग आटा बनाते हैं ना, तो ऐसा आटा ऐसा डिफॉर्म तो नहीं होता, क्रैक तो नहीं पड़ते उसमें, है ना। सेम तरह से जब आप लोग इस मिट्टी को उठा के रोल करोगे ना आप लोग, तो 3 mm डाया के थ्रेड बन जाने चाहिए प्रॉपर तरीके से, बिना टूटे 3 mm डाया के थ्रेड बन जाए। यहां से आप लोगों को बचाना है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज वर्ड, ये पूरा का पूरा प्रोसेस टेम्परिंग कहलाएगा, है ना। टेम्परिंग में सब कुछ ही इंक्लूड हो रखा है आप लोगों का, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो टेम्परिंग के अंदर नीडिंग में आता है, पगिंग में आता है। पगिंग में भी तीनों चीजों को प्रेस फोल्ड करके ये सब करके स्ट्रेच करके करता है। नीडिंग में भी सेम काम करते हैं। ये पग मिल में करते हैं तो पगिंग कहला जाएगा, पेड़ों से करते हैं तो नीडिंग कहला देगा। पूरा ऑपरेशन जो है टेम्परिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको टेम्परिंग पर टिक कर दिया, है ना। ठीक है, क्लियर है बात? देखो यहाँ पर देखो नीडिंग, अगर यदि यहाँ पर देखो नीडिंग अकेला ऑप्शन दिया होता या पगिंग आप लोगों को यहाँ पर साथ में नहीं दिया होता, इस तरह से दिया होता, तो फिर आप लोग यहाँ पर अदरवाइज सोच सकते थे। लेकिन नीडिंग भी दे रखा है, नीडिंग में सेम ऑपरेशन है, पगिंग भी सेम ऑपरेशन है, तो दोनों को मिला के आप लोग यहाँ पर वाइडी टर्म में चले जाएंगे, दैट इज ए टेम्परिंग, है ना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है आपको। एक्सेस ऑफ सिलिका इन क्ले, मैंने आपको बताया था कि एक्सेस किसी भी चीज की अति खराब होती है प्रीवियस सेक्शन के अंदर, है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं सिलिका के बारे में। नाउ व्हाट इज सिलिका? सिलिका जो है आप लोगों का मेजर कंपोनेंट है, जो कि आप लोगों का काम आता है ब्रिक को बनाने के अंदर, है ना। सिलिका को कितना मिलाते हैं? तो मिलता है आपको 50 से 60% के आसपास, ठीक है। अब काम क्या है इसका? इसका काम है आपका, सबसे मेजर काम जो इसका यहां पर आप लोगों को पता है वो है टू गिव यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक को यूनिफॉर्म शेप आप लोगों को यहां पर देना, ये काम आप लोगों का मेजरली है सिलिका का, ठीक है। सेकंड बात यूनिफॉर्म शेप के बाद अगर यदि यहां पर मैं बात करूं, तो अगर यदि आप लोगों को यहां पर बचाना है ना, आपको ब्रिक को बचाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा श्रिंकेज ना हो, ज्यादा उसमें वार्पिंग ना आए, तो भी आप लोग यहां पर एक काम किससे करवाते हैं? सिलिका से। यानी कि सिलिका को आप एक बराबर अमाउंट में जितना इसको चाहिए 50 से 60% उतना अगर डालोगे, तो ये आप लोगों को प्रिवेंट करेगी श्रिंक करने से, है ना। टू प्रिवेंट श्रिंकिंग, वार्पिंग एंड क्रेकिंग, तीनों से आप लोगों को यहां पर ये बचाता है। नेक्स्ट कि सर अगर यदि मान लो कम अमाउंट में डाला, इन डेफिशिएंसी, तो क्या होगा? अगर मान लो सर आप लोगों ने कम अमाउंट में डाला, है ना, कम अमाउंट में डाला, तो क्या होगा? देखो ये मेजर कंट्रीब्यूट करती है आप लोगों की स्ट्रेंथ के अंदर और यूनिफॉर्म शेप देने के अंदर, है ना। तो अगर यदि आप लोगों ने यहां पर इसको कम अमाउंट में डाला, तो आप लोगों का यहां पर ड्यूरेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी लो चली जाएगी, साथ साथ जो स्ट्रेंथ आएगी ब्रिक की वो भी आप लोगों की यहां पर क्या होगी? मेजरली अफेक्ट होगी। अगर सर ज्यादा अमाउंट में डाल दिया इससे, मैं तो सिर्फ सिलिका ही सिलिका लगा रहा हूं, है ना, इन एक्सेस, तो क्या होगा? तो देखो मैंने बोला था कि ये वैसे तो कोहेजन देता है, सिलिका क्या कहता है? कोहेजन देता है, उसी से यूनिफॉर्म शेप बनती है। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में डाला तो कोहेजन को ही लॉस कर जाएगा, तो ये लॉस ऑफ कोहेजन कर देता है हमारा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेम मामला सबके साथ है। जैसे अभी हमने यहां पर थोड़े टाइम पहले आयरन ऑक्साइड की बात की थी, इसी सेशन के शायद सेकंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर। अगर आयरन ऑक्साइड को आपने ज्यादा अमाउंट में डाल दिया होता तो क्या होता? अगर आयरन ऑक्साइड को ज्यादा अमाउंट में डाल दोगे, तो ज्यादा अमाउंट में डालने की वजह से आपको रेड कलर की जगह ब्लैक कलर दिखेगा, ठीक है।
अगर आप लोग इसके डेफिशिएंसी कर देते तो क्या होता? तो इसकी डेफिशिएंसी कर देते तो आपको जो एमजीओ कलर दे रहा है, येलो कलर दे रहा है, मैग्नीशिया येलो कलर दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल, तो उसका कलर आपका प्रीडोमिनेट कर जाता, तो ब्रिक कैसी दिखती? येलोइश दिखती। ठीक है, क्लियर है? तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, कौन से अमाउंट को कितना डालना है ना, तो इसीलिए ये कंपोनेंट फिक्स किए। ज्यादा डालोगे तो दिक्कत है, कम डालोगे तो दिक्कत है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। अच्छा पहले इसका टिक तो करते हैं। एक्सेस ऑफ सिलिका क्या करेगी? एक्सेस ऑफ सिलिका लॉस ऑफ कोहेजन कर देगी। दैट मींस यहां पर जो ब्रिक जो है ब्रिटल बन जाएगी और साथ के साथ स्ट्रेंथ लो होगी तो आप लोगों की वीक बन जाएगी। ठीक है, कम डालोगे तब भी स्ट्रेंथ का लॉस है, ज्यादा डालोगे तब भी स्ट्रेंथ का लॉस है ना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखें तो इट मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहां पर पहला ऑप्शन निकलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया इसका पर्टिकुलर का आंसर। बढ़ते हैं आगे। द टर्म फ्रॉग मीन्स, देखो ये फ्रॉग, दिस इज द फ्रॉग। मैंने आपको फ्रॉग के बारे में बोला था। ठीक है, फ्रॉग क्या होता है आपका? फ्रॉग जो है आप लोगों का यहां पर ब्रिक के फेस पे किया गया इंडेंटेशन है। क्या है? इंडेंटेशन है, या फिर मैं कह दूं तो एक डिप्रेशन जो है आप लोगों ने यहां पर दे रखा है इसको, यानी कि एक हल्का सा गड्ढा खोद रखा है आप लोगों ने ब्रिक के फेस की तरफ, है ना, फेस की तरफ। तो फेस में आप लोगों ने जो यहां पर ये छोटा सा डिप्रेशन आप लोग देखते होंगे, इसी को फ्रॉग बोलते हैं। और ये डिप्रेशन कितना होता है सर? तो ये डिप्रेशन जो रहता है 1 से 2 सेंटीमीटर डेप्थ का रहता है। कितना डीप रहता है? 1 से 2 सेंटीमीटर डीप का रहता है ना। वैसे इन जनरल अगर मैं साइज बताऊं तो 9x4x1 या 9x4x2 इस साइज का आपको जनरली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी साइजेस हैं, है ना। जनरली आपको ये रेक्टेंगुलर भी दिख जाता है आप लोगों को, यहाँ पर ये जो है इलिप्टिक भी दिख जाता है ना, ऐसी बात नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरह से शेप में दिख जाता है आप लोगों को, है ना। तो ये जनरली साइजेस हैं फ्रॉग की। फ्रॉग जो है जनरली इतना आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर के अंदर बात कर रहा हूं मैं। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। तो ये हमारा यहाँ पर जनरली साइज रहता है हमारे फ्रॉग का, ये जनरल साइज है ना, जो कि आप लोगों से कभी दे दे तो ठीक है। तो फ्रॉग का मतलब है फ्रॉग इज अ apparatus to lift the stone, नहीं। A depression on the face of the brick, बिल्कुल सही है। वर्टिकल जॉइंट है क्या ब्रिक वर्क का? नहीं है। सोक करते हैं ब्रिक वाटर में? नहीं है। तो एक डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक। और बाकी सारे ऑप्शन ऐसे नहीं है जिनको बताया जा सके, है ना, नहीं तो अदरवाइज उनको भी एक्सप्लेन कर लेते। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड क्लास ब्रिक, देखो इसको एसएससी को प्यार है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक से, है ना। देखो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर ये क्या है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि आप यूज करेंगे। तो जो सेकंड क्लास ब्रिक की आप लोगों को यहां पर मैं बता रखा है, देखो मेगा पास्कल में याद रखनी तो 3.5, ये है थर्ड क्लास वाले की। सेकंड क्लास वाले की याद रख लो तो 7 MPa, अगर फर्स्ट क्लास वाले की याद रखो तो 10.5 MPa। These are the minimum compressive strength, minimum। तो जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर इसकी लगा देंगे 7 MPa, जो है लगभग जो है, देखो यहाँ पर जो मेगा पास्कल होता है ना, मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखोगे तो कितना निकल के आएगा आप लोगों का सेकंड क्लास का, तो 70 kg के आसपास निकल के आएगा ना, इनटू 10 कर दिया करो, ठीक है। बाकी निकालना तो आपको आते ही है, नहीं आता हो तो सिखा देते, है ना। तो जो एस्टिमेशन कोस्टिंग में यही काम कर रहा है, एस्टिमेशन कोस्टिंग में तो मैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन कोस्टिंग वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उनके अंदर आप लोगों को ये जो है आप लोग, मैं यूनिट कन्वर्जन उसमें बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है ना। करना क्या, न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करना, और क्या है। पग मिल क्यों यूज करते हैं बताओ, तो अभी बताया। पग मिल जो है पगिंग के ऑपरेशन के अंदर काम आती है, जो कि आप लोग का टेम्परिंग के अंदर निकल के आता है। इसमें निकल के आता है, टेम्परिंग के अंदर निकल के आता है ना। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसका जो आंसर है दैट इज द टेम्परिंग के अंदर काम में आती है। सॉफ्टन नहीं करती है, मास थोड़ा सा स्टिफ बनता है लेकिन प्लास्टिक रहता है। इसका मतलब है कि टूटेगा नहीं आसानी से, है ना। इसका मतलब सिर्फ यही है। मोल्ड करने के अंदर काम आता है क्या ब्रिक वर्क को? नहीं। मोल्डिंग के लिए प्रॉपर मोल्ड्स बने रहते हैं, है ना। और जो मोल्ड्स का साइज है वो जनरली ब्रिक के साइज से 10 से 12% हायर रहता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोवाइड करते हैं ब्रिक अर्थ, ये भी नहीं है, मोल्डिंग के अंदर नहीं है। मोल्ड का साइज 10 से 20%, ये याद रख लेना। मोल्ड का साइज जो है 10 से 12%
ज्यादा रहता है देन ब्रिक। तो ब्रिक के साइज से आप लोगों को मोल्ड का साइज जो है इतना ज्यादा मिलेगा, है ना। ये देखो थोड़ा सा है ना, देन ब्रिक साइज। अब देखो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आता है बुलनोज ब्रिक। अब सर ये क्या चीज है बुलनोज ब्रिक? बुलनोज ब्रिक क्या चीज है? देखो आप लोगों को बुलनोज ब्रिक दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। दीज आर दी बुलनोज ब्रिक। बुलनोज ब्रिक का मतलब है कि ऐसी ब्रिक जिसके कॉर्नर थोड़े से राउंडेड हो, कॉर्नर थोड़े से राउंडेड हो। अब ऐसी ना दो ब्रिक दिखती है आपको मार्केट के अंदर, है ना। दो ब्रिक का मतलब एक ऐसी जिसका एक कॉर्नर राउंड रहता है, एक जिसके दोनों कॉर्नर राउंड रहता है। जिसका एक कॉर्नर राउंड है इसको बोलते हैं सिंगल बुलनोज, सिंगल बुलनोज ब्रिक, है ना। और इसके दोनों कॉर्नर्स राउंड है उसको बोलते हैं आप लोग यहां पर डबल बुलनोज ब्रिक, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां पर ये काम कहां आती है? ये उस जगह पे काम आती है जिस जगह पे आप लोगों को यहां पर राउंड शेप चाहिए। जैसे मान लो मैं यहां पर ये इस तरह से वॉल बना रहा हूं, है ना। ये दिस इज माय वॉल। ये मेरे को यहां पर कंस्ट्रक्ट करनी है ना। ये मेरी वॉल है, ठीक है। क्लियर है? अब मैं यहां पर चाह रहा हूं कि यहां पर जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर थोड़ा राउंड ऑफ रहे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं बुलनोज ब्रिक का यूज कर लूंगा, है ना। इसको ऐसा करो, टॉप व्यू दिखा देता हूं आपको, है ना। ये वॉल का टॉप व्यू है, थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हो आप लोग इस वॉल को, है ना। तो ये वॉल चल रही है। अब वॉल जो है आप लोगों को इस तरह से मोड़नी है ना। थोड़ा सा अपीयरेंस का भी अच्छा खासा रोल रहता है, तो वहां पर आप लोग यहाँ पर इसको जनरली काम में ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ आपको करना है शार्प कॉर्नर्स पे, वहां पर आप लोग काम में लेते हैं, जहां पर पिलर्स होते हैं। देखो पिलर्स के ऊपर भी काम में ले लेते हैं, क्योंकि पिलर्स जो है शार्प होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं पिलर्स के। तो जब भी आपको पिलर्स बनाने हैं ना, पिलर्स में भी आप लोग यहाँ पर काम में ले लेते हैं, डेकोरेशन पर्पस में लेते हैं। आर्चेस में क्या काम में लेते हैं क्या? तो जिन लोगों को लग रहा है सर आर्चेस तो इस तरह से होती है, तो इसमें तो प्रॉपर काम में लेना चाहिए, है ना, प्रॉपर काम में लेना चाहिए राउंड ऑफ करने के लिए। नहीं, देखो मैं दिखाता हूं आपको, आर्चेस देख लो फिर उसके बाद समझना आप लोग, है ना। ये देखो इस आर्च में आपको कहीं भी नजर आ रहा है बुलनोज ब्रिक का? कहीं पे दिख रही है आपको बुलनोज ब्रिक? नहीं। तो आर्च जो बनाते हैं ना, उस आर्च को बनाने में आप लोग थोड़ा सा अच्छी चीजों का काम में लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोगों को यहां पर उठा के लिया है, ठीक है। तो जो ये कर्व्ड एजेस जो है, जैसे स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के आसपास आप लोग काम में ले सकते हैं। वॉल की केपिंग करनी है वहां काम में लेंगे। अब आर्चेज के ऊपर क्या होता है, लैटरल थ्रस्ट ज्यादा आता है, यानी कि इसके ऊपर जो भी लोड आता है ना, ये इसको लैटरली ट्रांसफर करता है, इसको ना, इसीलिए ना ज्यादा कॉम्पिटेंट ब्रिक्स की आप लोगों को यहां पर नीड पड़ती है, यानी कि इसको नॉर्मल जो ब्रिक्स है उनकी नीड्स पड़ जाती है इसको, है ना। ठीक है, अब यहां पर जो कर्व्ड है एजेस, तो यहां पर थोड़ी सी जो है ट्रांसफर करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना। तो इसीलिए है ना हम लोग यहां पर इसको इधर से इधर ट्रांसफर करवाना है लोड पूरा का पूरा, तो ब्रिक अच्छी वाली यूज लेंगे जिससे लोड ट्रांसफर अच्छे से हो जाए, है ना। इसलिए बुलडोज ब्रिक का आप लोग यहां पर जनरल यूज नहीं करेंगे, आप लोग जनरल जो यूज करेंगे वो आप लोग इसका यूज करेंगे। देखो आर्चेस में कहीं नहीं है। अब आर्चेस को और ज्यादा अच्छे ढंग से हम लोग यहां पर देखेंगे एज अ ब्रिक मटेरियल, वो हम यहां पर देखने वाले नेक्स्ट हमारे जो रहेगा ना, सॉरी नेक्स्ट का मतलब है कि इसी के जो जब नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू होगा आर्चेस वाला, अब इसके नेक्स्ट होगा कि किसी और के नेक्स्ट होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब भी आप लोगों का आर्चेस वाला चैप्टर आएगा तब हम लोग यहाँ पर इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। दीज आर दी आर्चेस, और इसमें आप लोग काम में नहीं लेते हैं। दिस इज द डबल बुलनोज ब्रिक, ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो आर्चेज में आप लोग काम में नहीं लेते, तो आर्चेज जो है हमारा ये आंसर करेक्ट है ना, ठीक है, क्लियर? दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ये इन तीनों जगह काम में लेते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन ए हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। आपका पानी जो है सीधा गर्म ब्रिक पे आप लोगों का पड़ गया, तो क्या होगा बताओ? तो कुछ नहीं होगा, उसकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखो गर्म है, एकदम प्रॉपर तरीके से कूल होता तो बढ़िया रहता। गर्म चीज के ऊपर ठंडा डालोगे एकदम से, तो वो शेप क्या कर जाएगा? डिफॉर्म कर जाएगा। जो डिफॉर्मेशन ऑफ शेप है, इस तरह का जो डिफेक्ट है, दैट इज टर्म्ड एज चफ डिफेक्ट। ये हम यहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द प्रीवियस सेशन, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे हम लोग ये लेमिनेशन, ब्लॉटिंग, क्रैकिंग सब कर चुके हैं, है ना। Which one of the following brick is suitable for high class brick machinery? High class brick machinery, है ना। देखो
यहां पर मैंने बोला था एक तो प्रॉपर बर्न्ड ब्रिक है। देखो यहां पर ना तीन तरह की ब्रिक आपको दिखती है। एक आती है प्रॉपर बर्न्ड ब्रिक, पहली। दूसरी आती है आप लोगों की अंडर बर्न्ड ब्रिक, जिसको प्रॉपर आप लोगों ने नहीं जलाया है। थर्ड नंबर पे आती है आपकी ओवर बर्न्ड ब्रिक, ठीक है। अब देखो जो प्रॉपर बर्न्ड ब्रिक है इसको आप लोग यहां पर एक तरह से मॉड्यूलर ब्रिक या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक के नाम से आप लोग यहां पर जानते हैं, मॉड्यूलर ब्रिक्स, ठीक है। दीज आर दी मॉड्यूलर ब्रिक्स। और जो अंडर बर्न्ड ब्रिक्स है जिसको प्रॉपर नहीं जलाया गया है, तो देखो ऑब्वियस बात है जब हम लोग यहां पर जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर जो स्ट्रेंथ गेन है, प्रॉपर तरीके से कोहेजन बनता है उसका अंदर से, और अंदर से आप लोगों की स्ट्रेंथ डेवलप होती है आपके ब्रिक की, ठीक है। जो अंडर बर्न्ड ब्रिक्स हैं इनको आप लोग जो है पिला ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? पिला ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, है ना। इनका एक और नाम है ओवर बर्न्ड ब्रिक्स। जो है ज्यादा जला दी तो आप लोगों का यहाँ पर वो भी आप लोगों का स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, जल चुका है मटेरियल आप लोगों का, है ना। तो जो ओवर बर्न्ड ब्रिक्स है इनको आप लोग यहाँ पर जंब ब्रिक के नाम से जानते हैं। नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं कि जो जंब ब्रिक है उनको एज एन एग्रीगेट यूज कर लेते हैं, पिला ब्रिक्स जो है उसको एज ए सुर्खी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग यूज करेंगे प्रॉपर बर्न्ड ब्रिक को आप लोग यूज करते हैं। डैश ब्रिक्स आर टर्म्ड एज मॉड्यूलर ब्रिक या नॉर्मल ब्रिक, है ना। बुल नोज ब्रिक को आप लोग यहाँ पर जो है हाई क्लास ब्रिक मैशर में यूज नहीं करते हैं, इनको नहीं करते। देखो उसको मैं आर्च में यूज नहीं कर रहा, उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, है ना। तो आप लोग मॉड्यूलर ब्रिक जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपने कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। अब देखो कुल मिला के क्या है कि सर मैंने आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा हिंट पहले भी दिया हुआ है कि आप लोग ना जब ब्रिक मैशनरी के अंदर ब्रिक को यूज करते हैं तो उससे पहले उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, सोक कर देते हैं पानी के अंदर, है ना। सोकिंग का मतलब है सीधा पानी के अंदर आप लोग इमर्ज करके रख लेते हैं 24 घंटे तक, है ना। 24 घंटे या फिर आप लोगों ने देखा होगा 24 घंटे तो नहीं भी रख सको आप लोग, तो कॉमनली आप लोग क्या करते हैं कि रात को आप लोग उसको पानी उसका छिड़काव कर देते हैं बड़े अच्छे तरीके से, 2-3 बार छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद आप लोग उसको लगाते हैं। रीजन क्या है कि देखो आप लोग क्या करने वाले हो, उसके साथ मोटार लगाने वाले हो, है ना। मोटार लगाने वाले हो, है ना, कि ब्रिक मैशनरी में ब्रिक लगाओगे, ब्रिक के साथ मोटार लगाओगे। अगर ब्रिक को मैंने पहले पानी के अंदर सोक करके नहीं रखा ना, तो उसके साथ क्या होगा कि ब्रिक क्या करेगी, पानी तो एब्जॉर्ब करेगी, ब्रिक की तो कैपेसिटी है पानी एब्जॉर्ब करने की, और पानी एब्जॉर्ब इवन फर्स्ट क्लास ब्रिक भी 20% तक पानी एब्जॉर्ब कर लेती है ऑफ देयर ओन वेट, ठीक है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि अपने वेट से 20% पानी तो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो मोटार, जो मोटार मैंने यहाँ पर बनाया एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के साथ, है ना, कि भाई इतना पानी डाल के मैंने एक पर्टिकुलर मोटार बनाया, उस मोटार से पानी खींच लेगा वो। अब मोटार को खुद को भी तो पानी चाहिए, सीमेंट भी तो एक टाइम बाद जब पानी से पानी लेगा, जब हाइड्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगा उसी के बाद तो स्ट्रेंथ गेन करेगा। सीमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन की प्रोसेस। सीमेंट में पानी डालोगे तो हाइड्रेशन की प्रोसेस, वो हाइड्रेशन की प्रोसेस बहुत लंबी चलती है, उसको लिए उसको पानी चाहिए, है ना, पानी चाहिए हाइड्रेशन की प्रोसेस के लिए। अब वो प्रोसेस चलती है आप लोगों की ओवर द ईयर्स तक चलती है और स्ट्रेंथ गेन करता रहता है हमारा कंक्रीट, है ना। इसीलिए आप लोगों को जरूरत है कि मोटार से कहीं ब्रिक पानी नहीं खींच लें, मोटार को खुद का काम करने के लिए भी पानी चाहिए। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी ये काम करते हैं, क्यूरिंग भी इसीलिए आप लोग यहाँ पर करते हैं ऑलरेडी, है ना। देखो तो हम लोग क्यों करते हैं, ताकि प्रिवेंट कर सके एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोटार बाय द ब्रिक्स। एयरवुड को हटाने का ऐसा कोई काम नहीं है, हमारे एयरवुड्स रहे भी तो मुझे क्या, आप लोगों का एफ्लोरेंस से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एफ्लोरेंस जो है ये सोडा पोटैश की वजह से होता है ना, जनरली आप लोगों का सोडा पोटैश की वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये जनरली देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। इसको साफ करने का मेरे को क्या मतलब है, हम तो बाहर प्लास्टर करके पेंट करने वाले ना, तो सफाई से, अंदर वाली सफाई से तो हमें मतलब है नहीं कि हमारा एस्थेटिक खराब हो जाएगा, है ना। तो क्लीनिंग से भी कोई मतलब नहीं है। तो पहला सिर्फ रीजन वहां पर एब्जॉर्प्शन है मॉइस्चर का मोटार से। refractory bricks are generally used to resist. What are the refractory bricks? है ना, देखो हमारी जो ब्रिक है रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक हमने स्पेशल तरह से डेवलप की। मैंने बोला था एक तो नॉर्मल ब्रिक्स होती है, एक आप स्पेशल तरह से डेवलप करते हैं, है ना। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है हमने यहाँ पर स्पेशल तरह से डेवलप की हुई है। स्पेशली तरह से मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन भी सर अलग है क्या? मैंने कहा बिल्कुल अलग। जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है जनरली
ये जो है इसके अंदर जो सिलिका रहता है, सिलिका कंपोनेंट, वो रहता है जनरली अराउंड 60 से लेके 96% तक, यानी कि हाई सिलिशियस आप लोग यहां पर ब्रिक इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर सर जो एल्यूमिना है, वो एल्यूमिना भी यहां पर सर कितना रहता है, एल्यूमिना भी अच्छा रहता है। एल्यूमिना का जो रेंज है वो 2 से लेके 36% तक जा सकता है, डिपेंड्स ऑन कौन से टाइप के आप लोग बना रहे हैं सर। तो फिर बाकी के सारे कंपोनेंट, जैसे कि सर आपने बोला था मैग्नीशिया है, आयरन ऑक्साइड है, लाइम है, ये सब का क्या फिर है ना, आयरन ऑक्साइड है, लाइम है ना, ये सब मिला के आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2 से लेके 5% तक। ये इसका जनरल केमिकल कॉम्पोजिशन है। ये हमने बनाई क्यों है? जो जनरल ब्रिक्स हैं या जो नॉर्मल ब्रिक्स हैं वो आपकी हायर टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि आप लोग देखो ना बहुत ज्यादा भट्टियां जल रही है कहीं पे, है ना, उस जगह पे आप लोग सर कौन सी ईंटों को यूज करेंगे, कौन सी ब्रिक्स को यूज करेंगे? नॉर्मल ब्रिक्स वहां पर आप लोगों की यहां पर उसको सहन नहीं कर सकती, है ना, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके। हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते वो ब्रिक्स क्या कर जाती है, अपना सब कुछ स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ खो खा के वो टूट टाट जाती है ना। तो हाई टेम्परेचर्स के ऊपर हम काम करना पड़ेगा, तो वहां पर भी सर ब्रिक का आप लोगों को काम पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को आप लोग यहाँ पर जनरली यूज पे लेते हैं, है ना। इनकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो बहुत कम है, 4 से लेके 10% तक की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपको जनरली देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूं इसके डेंसिटी की, तो डेंसिटी भी आपको यहाँ पर 2400 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। इससे ज्यादा आपको जनरली डेंसिटी इसकी देखने को मिलती है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी है, डेंसिटी इसकी अच्छी है ना, इसलिए बनाया हम लोगों ने। नॉर्मल जो ब्रिक की डेंसिटी वो कम ही देखने को मिलेगी आप लोगों को, लगभग देखो तो 1600 से 1900 के आसपास ही इतनी ही आप लोगों को उसकी डेंसिटी देखने को मिलती है, लेकिन इसकी बहुत हायर है आपकी, है ना। तो ये हम लोगों ने हायर टेम्परेचर से रजिस्ट करने के लिए आप लोगों ने काम किया है, ठीक है। अगर हायर टेम्परेचर पे ही अगर आपका एसिड पे काम चल रहा है तब भी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को आप लोग यूज कर सकते हैं, है ना। हायर टेम्परेचर के साथ एसिड भी है, अगर मान लो कहीं पे एसिड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पर हायर टेम्परेचर्स भी है, तो वहां के लिए भी आप लोगों ने स्पेशल तरह की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को डेवलप किया हुआ है ना। तो ये भी 2-3 तरह की आती है, बेसिक ब्रिक्स अलग आती है, एसिड ब्रिक्स अलग आती है, न्यूट्रल ब्रिक्स अलग आती है ना। उनकी भी एग्जांपल्स मेरे ख्याल से आप लोगों को दे देने चाहिए, है ना, तो दे ही देते हैं। इनके एग्जांपल्स ले लो, केमिकल एक्शंस है वहां पर भी आप काम में ले सकते हैं, लेकिन इसका मेजर रोल जो है हाई टेम्परेचर पे ही निकल के आएगा। तो सी ऑप्शन ही टिक, तो आपको सी ही करना है, याद रख लेना, है ना, टिक आपको सी ही करना है, ठीक है। अब देख लो, समझो, तो यहां पर जो है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स आप लोग एलईडी से याद कर लेंगे, है ना। ये आप लोगों से आने वाले सवालों में पूछा जाने वाला है, याद रख लेना, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। ये कभी न कभी आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहला है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। अब रिफ्रैक्टरी की जगह मैं आरईएफ लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। सेकंड एसिड, एसिड ब्रिक्स के अंदर, एसिड ब्रिक्स के अंदर नाम याद रखें, सिलिका, सिलिका बॉक्साइट ब्रिक्स। नेक्स्ट आती है आप लोग गैनिस्टर ब्रिक्स, नाम याद रखना इनके डायरेक्टली। गैनिस्टर ब्रिक के अंदर कुछ नहीं होता, सिलिका होता है, क्ले होता है, लाइम होता है ना। मैग्नेसाइट के अंदर मैग्नेसाइट होता है आप लोगों का, डोलोमाइट के अंदर आप लोगों ने डोलोमाइट नाम से स्टोन पर सुना होगा आप लोगों ने, है ना। गैनिस्टर ब्रिक के अंदर लाइम भी होता है, क्ले भी होता है, और साथ के साथ सिलिका भी होती है ना। थर्ड आती है न्यूट्रल ब्रिक्स। सर न्यूट्रल ब्रिक क्यों काम में ले रहे हैं? न्यूट्रल ब्रिक कब काम में ले रहे हैं? मान लो एक साइड एसिड से काम चल रहा है, एक साइड बेसिक का काम चल रहा है ना। एसिड का एक साइड बेस का काम चल रहा है, तो बीच में उन दोनों के बीच में जो लाइनिंग करनी है वहां पर आप लोगों को न्यूट्रल ब्रिक का काम पड़ जाता है ना। जो न्यूट्रल ब्रिक है इनके अंदर आप लोगों को क्रोम जरूर देखने को मिलेगा, है ना, क्रोम ब्रिक्स, है ना, क्रोम सिलिका ब्रिक्स। क्रोम नाम से जो भी आ जाए वो सब न्यूट्रल है, ठीक है। एक आता है आपका कार्बोरेंडम, इनका नाम याद रख लेना। कहां काम आती है? जहां पर हायर टेम्परेचर पे काम करना हो। अगर वहां एसिड का काम है तो ये वाली उठा लेंगे, बेसिक का काम है तो वो उठा लेंगे, न्यूट्रल का काम है तो ये वाला उठा लेंगे, है ना। लेकिन केमिकल एक्शन नहीं है यहाँ पर। आंसर क्या याद रखना आप लोगों को? यहाँ पर आंसर आप लोगों को याद रखना, हायर टेम्परेचर पे काम करना है। क्या करना है? केमिकल एक्शन को रजिस्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे काम करते हैं, वहीं पे काम में लेते हैं। और ना नॉर्मल केमिकल से बचने के लिए तो आप लोग इनको
वैसे भी काम में ले लेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास वहां पर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इन कॉम्पोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स, अच्छी ब्रिक के कॉम्पोजिशन के अंदर जो सिल्ट और क्ले है उनका जो कंपोनेंट है किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राजा शुड नोट बी लिसन, किससे कम नहीं होना चाहिए, बताएं जरा। सिल्ट और आप लोगों को दे रखा क्ले, तो बेसिकली ये सिलिका की बात कर रहा है, सिल्ट और क्ले का मतलब सीधा सीधा सिलिका की बात कर रहा है। तो इसका कंपोनेंट 50%, सीइंग क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं ना। देखो एसएससी जेईई रिपीट बहुत करता है, पहले बता देता हूं, एसएससी जेईई रिपीट बहुत करता है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ सिलिका कितना होना चाहिए, देखो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, 50 से 60%, डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा डिफेक्ट है जो कि एल्कलीज की वजह से निकल के आता है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। एल्कलीज की वजह से आप लोगों को एफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, यानी कि एल्कलीज पहले पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर बाद में जब ड्राई होने की बारी आती है तो उस पानी को उगल दे देते हैं और वहां जगह पे आप लोगों को व्हाइटिश फॉर्मेशन दे देते हैं। तो वो व्हाइटिश फॉर्मेशन को आप लोग एफ्लोरेंस बोलते हैं। एफ्लोरेंस जो है तीन तरह से आपको देखने को मिलेगा, तीन कैटेगरी में आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक पहला आता है लो एफ्लोरेंस, सेकंड आता है आप लोगों का मीडियम एफ्लोरेंस, थर्ड नंबर पे आता है आपको यहां पर हाई एफ्लोरेंस। ठीक है, लो मीडियम हाई एफ्लोरेंस। अगर जो एरिया है, एरिया अगर यदि मान लो जितने एरिया पे आप लोगों को व्हाइटिश पाउडर दिख रहा है वो अगर लेस देन 10% है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, लो एफ्लोरेंस सरफेस बोलेंगे। अगर यदि आपका जो एरिया है वो आपका 10 से लेके 50% के आसपास एरिया आप लोगों का कवर कर चुका है व्हाइटिश पाउडर फॉर्मेशन, तो उसको आप लोग यहां पर मीडियम एफ्लोरेंस बोलेंगे। अगर यदि आप लोग का ग्रेटर देन 50% तक मामला जा चुका है व्हाइटिश फॉर्मेशन में तो आप लोग इसको हाई एफ्लोरेंस सरफेस आप लोग इसको बोलने वाले। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो 190 × 90 × 90, लेकिन देखो आपको ऑल ओवर दी कंट्री आप लोगों को इस तरह की इस सेम साइज के आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ये रीजनल बेसिस पे अलग अलग तरह की ईंटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, है ना। ठीक है, रीजनल बेसिस पे अलग अलग मिलती है, लेकिन आप देखो मान लिया तो मान लिया, है ना। ट्रेडिशनल ब्रिक्स आप लोगों की फार मोर डिफरेंट होती है इनकी तरह, है ना। तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स उनको बोलते थे आप लोग यहाँ पर, ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज हर स्टेट में अलग अलग चलता है, इवन एक स्टेट में भी 8-10 जगह अलग अलग साइज की मिल जाती है आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आप लोग पग मिल को यूज करते हैं, बताओ जरा। सबसे पहला ऑपरेशन प्रिपरेशन करते हैं आप क्ले की, इसमें अनसोइलिंग करते हैं, फिर डिगिंग करते हैं, फिर खोद के निकालने के बाद आप लोग उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद ब्लेंडिंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हैं, देखो मिक्सिंग करते हैं प्रॉपर, है ना, अप एंड डाउन करके, है ना। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, उस टेम्परिंग के अंदर ही आप लोग ये काम करने वाले थे, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर ही आप लोग यहाँ पर ये सारे ऑपरेशन इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर पग मिल भी यूज आती है ना। पग मिल के बाद आप लोगों का सेकंड ऑपरेशन था जिसके अंदर आप लोग मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड आपके 10 से 12% ज्यादा साइज के होते हैं, उसके अंदर आप लोग कास्ट कर देते हैं प्रॉपर और काम कर लेते हैं, है ना। अब आप लोग या तो टेबल पे मोल्डिंग करते हैं, देखो मोल्डिंग जो है मोल्ड हैंड मोल्डिंग भी हो सकता है आप लोग यहाँ पर मशीन से मोल्ड करें। मशीन से मोल्डिंग जनरली महंगी पड़ती है, आप लोग जनरली जहां पर देख के आते हैं वो हैंड मोल्डिंग ही आप लोगों को जनरली बहुत सी जगह देखने को मिलेगी। हैंड मोल्डिंग मैं आप लोगों को चलो मोल्डिंग समझा देता हूँ, है ना। मोल्डिंग समझा देता हूँ, देखो प्रिपरेशन ऑफ क्ले तो हम देख ही चुके हैं, अब मोल्डिंग की बात आती है ना। मोल्डिंग का मतलब है एक साचा, साचे के अंदर आप लोगों ने भरनी है मिट्टी, इस ब्रिक को जो आप लोगों ने बना लिया है ना, इसको बना के आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर तैयार कर देना है ना। तो मोल्ड जो है आप लोग दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप हैंड मोल्ड कर दें या फिर आप मशीन मोल्ड कर दें। अब मशीन मोल्डिंग जो है जनरली महंगी पड़ती है, जनरली क्या है ये कॉस्टली मेथड है, और दूसरा आप लोग यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से यूज भी नहीं करते। ऑल ओवर द कंट्री आपको हैंड मोल्डिंग ही देखने को मिलेगी। अब हैंड मोल्डिंग के अंदर आप लोग या तो टेबल मोल्डिंग करेंगे या फिर आप ग्राउंड मोल्डिंग करेंगे, है ना। अब इसमें भी दो टाइप है, या तो आप ग्राउंड मोल्डिंग देखते हो या फिर आप टेबल मोल्डिंग देखते हो, है ना। अब ये क्या होता है, ग्राउंड मोल्डिंग का मतलब है कि आप लोग क्या कर रहे हो, जो मोल्ड है मोल्ड को जमीन के ऊपर रख रहे हो, है ना। नीचे वाली सरफेस रखी, उसके ऊपर सांचा, उसके अंदर मिट्टी भर के वहां रख दी है ना, दैट इज द ग्राउंड मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग के नीचे वाला सरफेस है ना अनइवन है, ग्राउंड आपका अनइवन है, ग्राउंड आपको प्रॉपर तरीके से स्मूथ नहीं देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो है
जो आप लोगों को जो आप लोगों को देखने को मिलेगी ना ईंट, वो जो ब्रिक आपको देखने को मिलेगी उसका साइज तो थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, है ना। टेबल मोल्डिंग का मतलब क्या है, स्मूथ सरफेस के लिए आप लोग एक टेबल ले लेते हैं, टेबल के ऊपर आप लोग ये काम करते हैं, है ना। तो दिस इज द टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग जो आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो कम से कम आपके टेबल मोल्डेड तो हो ही हो, ग्राउंड मोल्डेड आप लोग नहीं लाते, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को जो शेप एंड साइज अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, है ना। प्रॉपर फिनिश्ड आप लोगों को यहाँ पर वो नहीं मिलेगी ब्रिक, है ना। तो एटलीस्ट आपकी टेबल मोल्डेड तो आप लोग उठाते अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात कर ले, या कोई भी ब्रिक जो आप लोग यूज कर रहे हैं बिल्डिंग पर्पस के लिए, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, जो मोल्ड बन के मोल्ड के अंदर से सांचे बन के आपका जो जो आपकी ब्रिक है वो प्रिपेयर आ गई एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आ गई। अब वो गीली रहेगी, देखो, क्योंकि गीली मिट्टी थी, उसी को आप लोगों ने आप इसके अंदर डाला, मोल्ड के अंदर डाल के आप लोगों ने निकाल के बाहर रखा। उसको पहले सुखाएंगे, डायरेक्ट जला नहीं देंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट जला दिया ना उसको वहां से निकाल के, तो देखो उसके अंदर पानी अभी मौजूद है, एकदम से पानी बाहर निकलेगा और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट का लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा, तो एक्सेसिव अमाउंट का श्रिंकेज देखने को मिलेगा, और लॉस ऑफ दी उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर लॉस ऑफ दी सेफ भी देखने को मिल सकता है, यानी कि वार्पिंग वहां पर देखने को मिल सकती है, क्रैक वहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम गिली की गिली को आप लोग डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर गिली की गिली ब्रिक जो है उसको आप लोग डायरेक्टली आप लोग नहीं बर्न करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, एकदम से पानी निकल गया तो यार श्रिंकेज देखने को मिल जाएगा, आपको बहुत सारी दिक्कत भी आ सकती है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके बाद इसको सुखा दिया आराम से, एटमोस्फेयर में बाहर सन के एक्सपोजर के साथ साथ आपने सुखा दिया, उसके बाद इसको बर्न कर देते हैं। जो बर्न करते हैं हम लोग यहाँ पर ब्रिक को, तो बर्निंग के टाइम पे जो टेम्परेचर रखते हैं वो लगभग 900 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का रहता है ना। इतने टेम्परेचर के आसपास आप लोग इसको बर्न कर देते हैं और फाइनली आप लोग यहाँ पर जो है ब्रिक मिल जाती है ना। ये प्रॉपर काम चलता है। तो पहला जो था पग मिल जो है वो प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर काम में आ जाता है। Which of the following is the main reason to provide frog in the brick? देखो मैंने बोला फ्रॉग के काफी सारे आप लोग कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर का नाम प्रिंट रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखो तो जो सबसे मेन काम है वो है आपका की जॉइंट। मैंने आप लोगों को ये लास्ट सेशन में समझाया कि जो है जॉइंट जो है प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, है ना। देखो ये मेरी ब्रिक है और इस ब्रिक के ऊपर ये ब्रिक रखने वाला हूं, है ना। बीच में थोड़ा बहुत मोटार भरा है, रेड कलर से मोटार भरा है ना, बीच में मोटार भरा है ना। दो ब्रिक हैं, दो ब्रिक के बीच में मोटार भरा है, लेकिन ये जॉइंट अभी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मोटार में थोड़ी सी आप लोग देखो तो ये उस तरह से उतनी पकड़ नहीं बना पाएगा। तो उसकी पकड़ को मजबूत कराने के लिए आप लोग यहाँ पर जो है फ्रॉग दे देते हैं ब्रिक के अंदर। अब इस फ्रॉग के अंदर क्या होगा, आप लोगों ने मोटार अच्छे से फिलअप हो जाएगा। जब मोटार इसमें अच्छे से फिलअप हो जाएगा ना, तो आप लोग देखेंगे अरे यार अब पकड़ अच्छी आ गई। अब देखो इतना मोटा है, अब ये जो मोटा है ना, अब देखो अब इसको ब्रेक को अब इस वॉल पे आप इधर से धक्का दो, इधर से दो, इधर से लोड लगाओ, कहीं से भी लोड लगाओ, ये जाने वाला नहीं है ना, पकड़ मजबूत करने के लिए। तो ये की जॉइंट फॉर्म करता है ब्रिक और मोटार के बीच में, इसीलिए आप लोग यहाँ पर फ्रॉग को यहाँ पर दे देते हैं, है ना। और बाकी सारे रीजन यहाँ पर इसके सही नहीं है। Which of the following represents the nominal size of a modular brick? तो ये देखो कितनी बार पूछा है, देखो नॉमिनल। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल नहीं पूछा है, नॉमिनल पूछा है। तो नॉमिनल साइज आपकी क्या रहेगी, 200 into 100 into 100 in mm। कैलकुलेट करना है आप लोगों को नंबर ऑफ ब्रिक्स 5 मीटर क्यूब ब्रिक वॉल में। देखो इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। पहला, मैंने आपको बोला था एक चीज याद करनी है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 500 ब्रिक्स लगती है, ठीक है। तो 5 मीटर क्यूब में कितनी लगेगी, 2500 हो गया। पहला तरीका आंसर दे देने का, जो कि सबसे आसान है ना। सेकंड तरीका वापस से कैलकुलेशन करो। कैसे कि आप लोगों को यहां पर क्या करना है, सर देखो मुझे यहां पर पता है कि जब आप लोग 5 मीटर क्यूब का काम करेंगे तो 5 मीटर क्यूब की ब्रिक वर्क आप लोगों को करना है, यानी कि ब्रिक भी लगेगा, मोटार भी लगेगा। तो मैं यहां पर जो साइज लूं ब्रिक की विद मोटार ले लेता हूं, है ना, ठीक है, विद मोटार ले लेता हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए आपने क्या करना है कि सर देखो टोटल काम करना है मेरे को 5 मीटर क्यूब का, और आपको 1 मीटर क्यूब सॉरी 1 ब्रिक जो है वो कितना एरिया घेरती है वो आपको पता है, कितना घेरती है। देखो 0.2 into 0.1 into 0.1, दिस इज इन मीटर, ठीक है। अब यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो देखो ये आपका आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 0.002, ये आ जाएगा आपका 2500 अगेन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग एक बार में याद रख लें तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को फायदा रहेगा। अनटिल अनलेस वो आप लोगों को यहाँ पर अलग साइज नहीं दे दे ब्रिक की, ठीक है।
अगर ब्रिक की साइज उसने ये कुछ बोल दिया कि सर ये ट्रेडिशनल ब्रिक है, उसके अंदर आप बताओ कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे, तो वहां पर आप साइज यहां पर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये है थिकनेस जो है एक और आधे ब्रिक वॉल, एक और आधा, 1.5। देखो मैंने बताया हुआ है ना, ये तो अभी हमने यहाँ पर ये तो अभी देखी हुई बात है यार, है ना, थोड़े टाइम पहले। 1 ब्रिक वॉल का मतलब है 20 सेंटीमीटर की वॉल, 1.5 का हो जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर की वॉल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही निकलेगा फॉर द 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिकर। ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिना जो है ये आप लोगों को प्लास्टिसिटी यहां पर देता है, एल्यूमिना जो है आप लोगों को यहां पर प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेसिक चीज है जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिना का भी आप लोग यहां पर देखें तो अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, देखो ज्यादा अमाउंट में डाल दिया तो वार्पिंग, देखो ये भी मैं बताता हूं, एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना को भी देखो आप लगा, एल्यूमिना को अगर कम अमाउंट में डाला तो प्लास्टिसिटी नहीं मिलेगी, तो ये आप लोगों को लिखाने की जरूरत नहीं है ना। एल्यूमिना आप लोगों को क्या देती है, एल्यूमिना आप लोगों को यहां पर प्लास्टिसिटी इंपार्ट करती है, ठीक है। कितना डाला जाता है, 20 से 30% डाला जाता है। कम डाला तो प्लास्टिसिटी आपको कम मिलेगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से आप लोग उसको शेप नहीं दे पाएंगे, है ना। तो यहां पर आपको शेप देने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दिया तो क्या होगा, तो अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दिया तो आपको वार्पिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, वार्पिंग देखने को मिलेगी, साथ में श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वार्पिंग और श्रिंकेज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपकी जो ब्रिक है वो आपको हार्ड देखने को मिलेगी, ब्रिक जो है वो आपको बहुत ज्यादा हार्ड देखने को मिलेगी, ये आपको अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, है ना। तो वार्पिंग और श्रिंकेज जो है ये इसका मेजर रोल है, याद रख लेना। ये याद रखना जब भी पूछे कि वार्पिंग और श्रिंकेज जो है ब्रिक में किसकी वजह से हुआ, तो एल्यूमिना की वजह से निकल जाएगा कि आप लोग इसको ज्यादा डाल दोगे तो आपको वार्पिंग और श्रिंकेज ज्यादा देखने को मिलेगा। ये इसका काम क्या है, मेंटेन करना प्लास्टिसिटी को, कि ज्यादा अमाउंट में आपने एल्यूमिना डाला तो इसी वजह से वहां पर वार्पिंग श्रिंकेज आ गया। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक वॉल, देखो मैंने बोला ये पूछेगा 2 ब्रिक वॉल 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल है, बहुत इजी सवाल है ना। हम लोगों ने यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, वहीं से आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो मेरे साथ साथ ना आप पेन पेपर भी साथ में लेके रहा करो, है ना, ताकि आपको पता रहे कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को खुद का भी सेल्फ एनालाइज हो जाए कि यार कितने में पानी में हूं कितने में नहीं हुआ, है ना, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।